कितनी दवाएं बहुत जरूरी हैं इस देश के लोगों को। सबसे पहले हमारे देश की सरकार ने एक कमीशन बनाया जिसका नाम था जस्टिस हाथी कमीशन। उसको भारत सरकार हाथी कमेटी भी कहती है। एक जस्टिस हाथी हुआ करते थे हमारे देश की न्याय व्यवस्था में, बहुत ईमानदार व्यक्ति के रूप में उनका पहचान था। तो उनकी अध्यक्षता में सबसे पहली बार जब कमीशन बनाया इस देश में और इस बात की जांच कराई गई कि बाजार में जो दवाएं बिक रही हैं इनमें से कितनी दवाएं हैं जो बहुत काम की हैं, जो बहुत जरूरी हैं, जिनके बिना किसी का इलाज नहीं हो सकता, जीवन रक्षक हैं, बहुत आवश्यक हैं। तो जस्टिस हाथी ने हमारे देश के सभी बड़े विशेषज्ञों को बुलाया अपने सामने और विशेषज्ञों को उन्होंने ये कहा, निवेदन किया कि आप छोटे छोटे समूह बनाइए और भारत देश में जितनी बीमारियां हैं उन बीमारियों के अनुसार दवाओं की एक सूची बना के दीजिए कि कितनी दवाएं हैं जो भारत के मरीजों के लिए बहुत आवश्यक हैं, जीवन रक्षक हैं। तो आपको सुन के हैरानी होगी, सारे विशेषज्ञों ने मिलकर एक सूची तैयार की जिसमें 117 दवाओं के नाम दिए गए और ये कहा गया कि ये 117 दवाएं बहुत जरूरी हैं, बहुत काम की हैं, इन दवाओं के बिना किसी भी मरीज का इलाज नहीं हो सकता, ये तो बहुत आवश्यक है, जीवन रक्षक है। तो उन 117 दवाओं की सूची को जारी किया गया और सरकार की तरफ से सभी चिकित्सकों को ये निवेदन किया गया कि आप ध्यान रखें, अपने मरीजों को जब दवाएं आप लिखते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो आप इन 117 दवाओं के बाहर जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि यही दवाएं सारे देश के विशेषज्ञों ने आम राय से तय की हैं। वो सरकार ने तय नहीं की थी, हमारे देश के आपके जैसे डॉक्टर विशेषज्ञों द्वारा तय की गई थी। फिर क्या हुआ, जस्टिस हाथी कमीशन की ये रिपोर्ट आई तो सारे बाजार में हल्ला हो गया और दवा बनाने वाली कंपनियों ने इस रिपोर्ट को खारिज करने की ताकत लगा दी और सरकार के ऊपर इतना दबाव डाला कि इस रिपोर्ट को सरकार कभी न माने। लेकिन भारत सरकार ने उस रिपोर्ट को जारी किया और सारे देश के विशेषज्ञ डॉक्टरों को यह पता चला कि 117 दवाएं बहुत जरूरी हैं, भारत की जलवायु के अनुसार, भारत के वातावरण के अनुसार, यहाँ के लोगों को होने वाले जो रोग हैं, जो बीमारियां हैं, उनके अनुसार। आपको सुन के हैरानी होगी कि इन 117 दवाओं की सूची जब मैंने देखी तो सर्दी खांसी जुकाम से लेकर सबसे खराब बीमारियां जो हमारे यहाँ मानी जाती हैं, जिनको जानलेवा बीमारी हम कहते हैं, जैसे कैंसर है, तो सर्दी खांसी जुकाम से लेकर कैंसर तक की बीमारियों को सारा कवर करने वाली ये दवाएं हैं 117। सरकार ने फिर एक कानून बना दिया इस देश में कि जो भी कंपनी दवा का लाइसेंस मांगेगी सरकार से, उसके ऊपर पहले से ये एक ऑब्लिगेशन होगा, पाबंदी होगी कि इन 117 दवाओं का उत्पादन उस कंपनी को जरूर करना पड़ेगा और बाकी कोई और दवा वो बनाना चाहे तो उसके लिए सरकार सोचेगी। तो जरूरी दवाओं का उत्पादन इस तरह से इस देश में शुरू हुआ, कानून की मदद से, कानून के माध्यम से, और धीरे धीरे भारत के लोगों को जरूरी दवाएं उपलब्ध होने लगी। आजादी जब आई थी और उसके लगभग पहली पंचवार्षिक योजना के पूरा होने तक ज्यादातर जरूरी दवाएं बाहर से आयात होती थी, विदेशों से आती थी। लेकिन ये कानून जब बन गया हमारे देश में तो विदेशों से आयात होने वाली दवाओं की संख्या लगातार घटती गई और धीरे धीरे देश में ही उत्पादन बढ़ता चला गया और मरीजों को सस्ती कीमत पर उपलब्ध दवाएं हो गईं जो बहुत जरूरी थी। फिर हमारे बाजार में एक नया दौर आया और बहुत सारी विदेशी कंपनियों ने हमारे देश में एक साथ प्रवेश किया। हमारे देश की सरकार की नीति बदल गई। पहले हमारे यहाँ नीति ये हुआ करती थी कि विदेशी कंपनियों के हाथ में दवाओं के उद्योग को न छोड़ा जाए, देश की कंपनियों पर भरोसा किया जाए, स्वदेशी के रास्ते पर आगे बढ़ा जाए, स्वावलंबी देश को बनाया जाए दवाओं के उत्पादन में, क्योंकि दवा एक ऐसी संवेदनशील वस्तु है जिसका उत्पादन अगर आपके हाथ में नहीं है, किसी दूसरे के हाथ में है, तो वो कभी भी आपको ब्लैकमेल कर सकता है। मान लीजिए देश में कोई महामारी फैल गई, प्लेग फैल गया। अब आप कल्पना करिए कि प्लेग में काम आने वाली दवाएं अगर किसी विदेशी कंपनी के हाथ में है, सारा उत्पादन किसी विदेशी कंपनी के एकाधिकार में है, या विदेशी कंपनी पूरी तरह से आयात करके उस दवा को लाती है, तो महामारी के समय में वो कंपनी सरकार के साथ बोलेगी
कि भाई ये 100 रुपए की दवा है, हम तो इसको 1000 में बेचेंगे, 10,000 में बेचेंगे, आपकी मर्जी है तो लीजिए, नहीं है तो नहीं लीजिए, तो सरकार के हाथ पैर फूल जाएंगे। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्योंकि दवा के व्यापार पर और उसके मूल्य पर पूरा नियंत्रण सरकार का अगर नहीं है और किसी विदेशी कंपनी के हाथ में कोई एक मोनोपोली आइटम आ गया जिसको वो कंपनी पूरी तरह से मुनाफेखोरी में बदल देगी, तो आपके लोग तो मर जाएंगे बिना दवा के, बहुत महंगी दवाएं हो जाएंगी। और विदेशी कंपनियां अक्सर ऐसे समय का इंतजार करती रहती हैं कि कब कोई बड़ी महामारी फैले। कई बार तो महामारी फैला दी जाती है ताकि उनकी दवाएं बड़े पैमाने पर बिक सके। तो भारत देश की संसद ने इस विषय पर बहुत बहस की। मैं इसके लिए श्रीमती इंदिरा गांधी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके प्रधानमंत्रित्व काल में ये सबसे लंबी बहस चली हमारे देश की संसद में। श्रीमती गांधी जब देश की प्रधानमंत्री बनी तो उनका पहला लक्ष्य ये था कि गरीब लोगों को सस्ती दवाएं, जीवन रक्षक दवाएं, आवश्यक दवाएं कम से कम कीमत पर उपलब्ध होनी चाहिए। ये उनके 20 सूत्री कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम था और उन्होंने इसके लिए पूरी ताकत लगाई और पूरी ईमानदारी से काम किया और उसका परिणाम निकला कि भारत दवाओं के उत्पादन में 1970 तक आते आते आत्मनिर्भर हो गया। पहले जहां हम विदेशों से आयात करते थे अधिकतर दवाएं, फिर यहीं बनने लगी सारी दवाएं। बाद में क्या हुआ, 1990-91 से हमारे देश की सरकार ने नीति में बदलाव किया और ऐसा बदलाव कर दिया कि विदेशी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा व्यापार कर सकें, बाहर से आ सकें, और दवा के क्षेत्र को भी विदेशी कंपनियों के लिए बड़े पैमाने पर खोल दिया गया। नतीजा ऐसा खराब निकला कि भारत के बाजार में दवाओं की बाढ़ आ गई। जैसे जैसे कंपनियां बढ़ी वैसे वैसे दवाएं बढ़ी। पहले विदेशी कंपनियां बहुत नियंत्रित थीं, फिर उन पर नियंत्रण खत्म हुआ, अंधाधुंध विदेशी कंपनियां बाजार में आई और उन्होंने बाजार में ऐसी ऐसी दवाएं लाके डालना शुरू किया जिनकी कोई जरूरत नहीं दूर दूर तक, जो बेकार की हैं, गैर जरूरी हैं, जिनको आप इरेशनल कह सकते हैं, इरेलीवेंट कह सकते हैं, ऐसी दवाओं का पूरा बाजार भर गया। अभी भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमारे देश की सरकार का यह कहना है कि बाजार में 84,000 फॉर्मुलेशंस हैं जो बिक रहे हैं और हाथी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार मात्र 117 दवाएं हैं जो बहुत जरूरी हैं और आवश्यक हैं जीवन को बचाने के लिए। 117 दवाएं जरूरी हैं, आवश्यक हैं जीवन को बचाने के लिए, और बाजार में 84,000 फॉर्मुलेशंस बिक रहे हों, तो किसी भी डॉक्टर को यह चुनाव करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है। हाथी कमीशन की रिपोर्ट में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक संशोधन किया। WHO के विशेषज्ञों की एक टीम भारत आई थी और भारत सरकार के साथ उनका लंबा वार्तालाप हुआ। तो WHO के विशेषज्ञों का यह कहना था कि ये जस्टिस हाथी कमीशन की रिपोर्ट काफी पुरानी है, अब तो समय के अनुसार कुछ नई बीमारियां आ गई हैं, तो उन नई बीमारियों के अनुसार दवाओं की संख्या बढ़नी चाहिए। तो भारत सरकार ने WHO के विशेषज्ञों को कहा कि आप अच्छा बना दीजिए, एक दूसरी सूची बना दीजिए जो भारत की आज की जरूरत के अनुसार से बहुत आवश्यक दवाओं की सूची हो, जो जीवन आवश्यक दवाओं की सूची हो। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के विशेषज्ञों ने एक दूसरी सूची तैयार की। इस दूसरी सूची में उन्होंने जस्टिस हाथी कमीशन वाली पहली सूची को शामिल किया जिसमें 117 दवाएं हैं, उसके बाद कुछ अतिरिक्त दवाओं को जोड़ दिया। तो अब भारत देश में जीवन आवश्यक दवाओं की सूची बढ़कर 450 हो गई है। माने भारत की बीमारियों के लिए, भारत के मरीजों के लिए, भारत की आबोहवा और जलवायु को ध्यान में रखते हुए कुल दवाओं की जो जरूरत है हमें वो 450 मात्र है। माने 450 दवाओं में सर्दी, खांसी, जुकाम से लेकर अब कैंसर तक की सब बीमारियों का इलाज हो सकता है। और WHO के विशेषज्ञों का यह कहना है कि लगभग 150 बीमारियां भारत में प्रमुखता से पाई जाती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम भारत के सभी इलाकों में। इनमें महामारियों को शामिल नहीं किया गया है, एपिडेमिक्स इसमें नहीं है। तो वो कहते हैं कि पूरे भारत में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम लगभग 150 बीमारियां हैं और इनमें कैंसर जैसी भी गंभीर बीमारियां हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी साधारण हैं। इन सबका कुल मिलाकर इलाज करने के लिए 450 से ज्यादा दवाओं की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो WHO की एक रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि 450 दवाएं चाहिए
भारत देश में जस्टिस हाथी कमीशन की रिपोर्ट है, वो कहते हैं 117 दवाएं काफी हैं। अगर हम WHO की रिपोर्ट को अधिकतम मान के बात करें तो 450 दवाओं से ज्यादा इस देश को अब जरूरत नहीं है। अब इस देश में 84,000 फॉर्मुलेशन क्यों बिकने चाहिए फिर? लेकिन ये बिक रहे हैं। वास्तविकता यही है, सच्चाई यही है। जब सरकार के विशेषज्ञों के सामने हमारे जैसे लोग बात करते हैं कि आपकी रिपोर्ट कहती है 450 से ज्यादा दवाएं नहीं होनी चाहिए, फिर बाजार में 84,000 दवाएं क्यों हैं? तो ज्यादातर सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ दबे जुबान में एक बात कहते हैं कि देखिए, भारत में कुछ भी हो सकता है। यहां भ्रष्टाचार, करप्शन इतने बड़े पैमाने पर है कि किसी भी कंपनी को कुछ भी दवाएं बेचने का, कुछ भी दवाएं बनाने का बहुत आसानी से लाइसेंस मिल सकता है, और विदेशी कंपनियों को तो और जल्दी मिल सकता है, क्योंकि हमारी सरकार ऐसा मानती है कि विदेशी कंपनियां जब आती हैं तो वो सब अच्छा ही अच्छा करती हैं, खराब कुछ करती ही नहीं है। इसलिए विदेशियों को तो कोई भी लाइसेंस बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो एक एक दवा कंपनी को हजारों दवाओं के लाइसेंस मिले हुए हैं। उस चक्कर में 84,000 फॉर्मुलेशन बाजार में बिक रहे हैं और हजारों करोड़ रुपए हमारे लोगों की जेब से निकालकर ये कंपनियां अपने अपने देशों में ले जा रही हैं। ध्यान इस बात का दें कि मात्र 450 की जरूरत है और 84,000 फॉर्मुलेशन बाजार में है। तो कितने बड़े पैमाने पर गैर जरूरी दवाएं, इर्रेशनल दवाएं, इर्रेलीवेंट दवाएं बाजार में उपलब्ध हैं और मरीज उनको खाने के लिए मजबूर हैं। अब ये जो सारा खेल चल रहा है, इस खेल में एक बहुत बड़ी कड़ी हजारों लाखों चिकित्सक हैं, और वो कड़ी क्या है? ये सारी दवाएं जो बिक पाती हैं बाजार में, उसमें चिकित्सकों की बहुत बड़ी मदद लगती है। अगर चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन में दवाएं नहीं लिखी जाएं तो आसानी से वो बिक नहीं सकती हैं। तो इन कंपनियों को दवाओं के बिजनेस में हजारों लाखों प्रतिशत का मुनाफा कमाना होता है। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, किसी भी व्यापार में हजारों प्रतिशत के मुनाफे नहीं होते। अगर आप सोने का व्यापार करें तो सोने के व्यापार में मुनाफे के प्रतिशत 10, 15, 20 से लेकर 50, 60% तक, बहुत अधिक तो 100% तक। चांदी का व्यापार करें, प्लेटिनम का व्यापार करें, कोयले का व्यापार करें, लोहे का व्यापार करें, स्टील का व्यापार करें, हवाई जहाज बनाने के उद्योग में लगने वाले जो अन्य पदार्थ हैं, मेटल हैं, उनका व्यापार करें, किसी भी व्यापार में 10, 20, 50% से लेकर 100, 200% के मुनाफे होते हैं। लेकिन ये दवाओं का व्यापार, इसमें मुनाफे 10, 20, 50% में नहीं होते, 20-20 हजार प्रतिशत में होते। दुनिया में दवाओं के व्यापार पर सबसे बड़ा कब्जा रखने वाली जो अमेरिका की और यूरोप की बड़ी कंपनियां हैं, जैसे मैं नाम लेके कहूं, एक फाइजर नाम की कंपनी है, एक रोश नाम की कंपनी है, वोरोबैल्कम नाम की कंपनी है, ग्लैक्सको स्मिथलाइन बीचम नाम की कंपनी है। ऐसी 100 बड़ी कंपनियां दुनिया की, जिनकी सूची हर साल जारी की जाती है दुनिया भर में, ऐसी 100 दवा कंपनियों की मैं बैलेंस शीट देख देख के कुछ हिसाब निकाला तो पता चला कि किसी भी दवा कंपनी का मुनाफा 20,000% से तो कम नहीं है। 20-20 हजार प्रतिशत के मुनाफे। जो मूल दवा होती है, जिसको आप बेसिक ड्रग कहते हैं, वो बहुत सस्ती होती है। जब उसके फॉर्मुलेशन तैयार होकर बाजार में आते हैं तो 20,000% मुनाफा तो बहुत सामान्य बात है, उस पर वो बिक जाते। मूल दवा हो सकता है 100 रुपए किलो की हो, मूल दवा हो सकता है 200, 250, 300 रुपए किलो की हो, लेकिन उससे तैयार फॉर्मुलेशन की एक एक टैबलेट बाजार में 20-25 रुपए से लेकर 200, 500, 1000 रुपए तक बिक जाएगी। इतना बड़ा धंधे का मुनाफा, माने इतने बड़े मुनाफे का ये धंधा है दवाओं का। और इस मुनाफे के धंधे में उत्पादक कंपनियों को जब 20-20 हजार प्रतिशत का लाभ है, तो वो उस लाभ का फिर बंटवारा करते हैं, और वो बंटवारा ऊपर से नीचे तक होता है। केमिस्ट और ड्रगिस्ट को वो बंटवारा जाता है। फिर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखने वाले चिकित्सक हैं, उनके पास भी कुछ हिस्सा पहुंचता रहता है, ताकि आप उनकी दवाएं लिखते रहें, ताकि उनको वो सब दवाएं बेचकर मुनाफा होता रहे। और इस तरह से ये सारा रैकेट तैयार हो जाता है। अब इस पूरे रैकेट में जो पिस रहा है वो साधारण आदमी है, गरीब आदमी है। भारत जैसे देश के बारे में तो विशेष बात है कि हमारा भारत देश इस समय 115 करोड़ लोगों का देश है।
115 करोड़ लोगों में 84 करोड़ लोगों की आमदनी एक दिन में 20 रुपए से कम है। जिस देश में 84 करोड़ लोग 20 रुपए से कम की आमदनी एक दिन में कर पाते हो, वहां के लोगों को दवाएं बेचना, और वो भी महंगी दवाएं बेचना, ये किसी भी बड़े अपराध से कम नहीं है। यहां की तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि सस्ती से सस्ती दवाएं कम से कम लागत पर, कम से कम मुनाफे पर लोगों के लिए उपलब्ध हों। लेकिन अभी बिल्कुल उल्टा हो गया है। महंगी से महंगी दवाएं ज्यादा से ज्यादा मुनाफे पर हमारे देश के लोगों के लिए उपलब्ध हैं। हमारे देश में गरीबी का आलम यह है कि भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि कुल आबादी में मात्र 35% लोग ही हैं जो इलाज करने की स्थिति में हैं। माने जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, जो आपके पास आ सकते हैं, आयुर्वेद के किसी चिकित्सक के पास जा सकते हैं, होम्योपैथी में जा सकते हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, बायोकेमिक, आयुर्वेद, मैग्नेट थेरेपी, नेचुरोपैथी, सब तरह की चिकित्सा व्यवस्थाओं का लाभ ले सकने की स्थिति में सिर्फ 35% लोग हैं। 65% लोग तो अभी भी अपनी बीमारी की स्थिति में किसी ओझा के पास जाते हैं, कोई झाड़ फूंक करने वाले के पास जाते हैं, और आप जानते हैं उसका दुष्परिणाम क्या होता है। वो ओझाओं के पास जा रहे हैं, झाड़ फूंक करने वालों के पास 65% लोग जा रहे हैं, तो इसके पीछे उनकी श्रद्धा और विश्वास का मामला नहीं है, मजबूरी का मामला है। क्योंकि उनके पास दवा खरीदने के लिए और किसी चिकित्सक के पास जाने के लिए उतने पैसे नहीं है। और दवा व्यवसाय में मुनाफाखोरी, कॉमर्शलाइजेशन इतना ज्यादा हो गया है कि कोई सस्ती दवा बाजार में उपलब्ध नहीं है। तो इन कारणों से हमारे देश का आम आदमी बहुत पिस रहा है और परेशानी में जी रहा है। जरूरत की दवाएं 450 और फॉर्मुलेशंस बिक रहे हैं 84,000। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर यह गोरख धंधा चल रहा है। हमारे देश में समय समय पर सरकारों की तरफ से अलग अलग बार संसद में बयान दिए गए, संसद के दबाव में आकर समय समय पर सब कमेटीज बनाई गई, स्टैंडिंग कमेटीज बनाई गई, स्टीयरिंग कमेटीज बनाई गई इस विषय पर सरकार के द्वारा जांच करने के लिए, और हर बार नतीजा उसका शून्य ही निकला। कई बार संसद में यह हंगामा हुआ है कि भारत में इतनी गैर जरूरी और बेकार की दवाएं क्यों बिक रही हैं। तुरंत सरकार एक कमेटी बना देती है, वो स्टैंडिंग कमेटी हो सकती है, स्टीयरिंग कमेटी हो सकती है, 2-4 साल वो रिसर्च करती है, आंकड़े लगभग वैसे ही आते हैं कि फालतू दवाएं बहुत ज्यादा हैं, गैर जरूरी दवाएं बहुत ज्यादा हैं, तो अब इनको खत्म कैसे किया जाए। कमेटी उनके रिकमेंडेशंस देती है, लेकिन सरकार उस पर कुंडली मार के बैठ जाती है। एक भी कमेटी की बात को सरकार कभी मानती नहीं। कारण क्या है कि जो गैर जरूरी दवाओं को बनाकर बेच रहे हैं, उनके भारत सरकार के मंत्री और अधिकारियों के साथ बड़े गहरे रिश्ते हैं, क्योंकि ये बिना उसके संभव नहीं। कोई भी कंपनी जब गैर जरूरी दवाओं का, बेकार की दवाओं का व्यापार करती है, तो उसकी सेटिंग हमारे देश के मंत्रियों से लेकर, सांसदों से लेकर अधिकारियों तक सबके साथ हो जाती है। कई बार तो यह देखा गया है कि संसद में किसी कंपनी के बारे में सवाल पूछा जाता है, कंपनी वाले तुरंत पहुंच जाते हैं सवाल पूछने वाले सांसदों के पास, और अगले ही दिन पता चलता है कि वो सवाल गायब हो गया। जिन्होंने पूछा था उन्होंने उसका उत्तर जानने से भी इनकार कर दिया। पता नहीं क्या लेन देन हुआ, कैसी सेटिंग हो गई। तो हमारे देश में करप्शन का लेवल इतना ऊंचा, भ्रष्टाचार का लेवल इतना ऊंचा, उस स्थिति में सरकार की तरफ से कोई प्रभावी काम नहीं हो रहा है इस दिशा में। और अगर नहीं हो रहा है तो क्या है, एक ही रास्ता बचता है, जो संवेदनशील और बुद्धिमान चिकित्सक हैं उनके सामने इस विषय को रखा जाए और शायद उसमें से कोई रास्ता निकाला जाए। यही एक अभीष्ट हो सकता है। इस दृष्टि से मैंने ये विषय आपके सामने उठाया। हमारे देश में जो फालतू की बेकार दवाएं बिक रही हैं, जिनको दुनिया के किसी देश ने बेचने से मना कर दिया। आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं कि दुनिया में बांग्लादेश जैसे छोटे देश 50 से ज्यादा हैं, जिनकी आबादी 2 करोड़ के आसपास है। इन देशों ने भी इतने सख्त कानून बना रखे हैं कि वहां फालतू की गैर जरूरी दवाएं और खतरनाक दवाएं बिक नहीं पाती उनके बाजारों में। मुझे बहुत अफसोस है और दुख है ये कहते हुए कि जिन दवाओं को बांग्लादेश की सरकार ने भी बंद करा दिया है अपने बाजार में, वो दवाओं को भारत की सरकार बंद नहीं करा पा रही है अपने बाजार।
जिन दवाओं को नेपाल की सरकार ने बंद करा दिया है अपने बाजारों में फालतू और गैर जरूरी मानकर, उन दवाओं को भारत सरकार बंद नहीं करा पा रही है अपने बाजार। एक बहुत छोटे से देश की बात करना चाहता हूं, बिल्कुल छोटा सा देश है, भारत के एक शहर के बराबर का देश है, उसका नाम है ब्रूनेई। वहां पे प्रजातंत्र नहीं है, राजाशाही है। दुनिया में अभी भी कई देश हैं जहां पर राजा होता है। ब्रूनेई नाम का एक छोटा सा देश है, वहां राजाशाही चलती है। भारत में शायद हरिद्वार जिला ब्रूनेई से बड़ा होगा। तो ब्रूनेई जैसे देश ने अपने नागरिकों के लिए कानून इतना सख्त बना रखा है कि वहां कोई भी कंपनी गैर जरूरी दवा नहीं बेच सकती, फालतू दवा नहीं बेच सकती, खतरनाक दवा नहीं बेच सकती। तो जो दवाएं ब्रूनेई में बंद हैं, नेपाल में बंद हैं, बांग्लादेश में बंद हैं, ट्रिनिडाद टोबैगो में बंद हैं, अफ्रीका के कई देशों में बंद हैं, लैटिन अमेरिका के देशों में बंद हैं, यूरोप और अमेरिका में तो बहुत सालों से बंद हैं, वो दवाएं भारत में धड़ल्ले से बिक रही हैं और हजारों करोड़ रुपए का उनका मुनाफा है उन दवाओं का, और लोग उनको खा रहे हैं और मौत की नींद में सोते चले जा रहे हैं। हमारे देश की सरकार ने 63 साल की आजादी में जितनी भी कमेटियां बनाई हैं दवा के क्षेत्र में कोई निष्कर्ष निकालने के लिए, सभी कमेटियों का एक निष्कर्ष कॉमन है, वो ये कि भारत में गैर जरूरी, खतरनाक और बेकार की दवाएं खाकर जितने लोग मर जाते हैं उतने लोग तो शायद इस देश में अपनी स्वाभाविक मौत नहीं मरते होंगे। ये सभी कमेटियों का निष्कर्ष है और हर कमेटी ने भारत सरकार से एक ही बात कही है कि जल्दी से जल्दी सरकार इनके ऊपर पाबंदी लगाए, क्योंकि लोग जितने ज्यादा बीमारियों से मर रहे हैं शायद उससे भी ज्यादा गैर जरूरी और खतरनाक दवाएं खाकर मर रहे हैं। ये भारत की स्थिति हर कमेटी ने अपने निष्कर्ष में व्यक्त की है, लेकिन दुर्भाग्य हमारी सरकार का और भला हमारे देश में इस भ्रष्टाचारी व्यवस्था का कि किसी भी कमेटी की इस बात को माना नहीं गया। मैं कुछ दवाओं के नाम आपको सुनाना चाहता हूं जिनको दुनिया भर की सरकारों ने बंद कर रखा है, जिन दवाओं को कोई खरीदता नहीं, दुनिया में बेचता नहीं। उनके अपने देशों में जहां की ये कंपनियां हैं वहां भी ये दवाएं बैन हैं और 1-2 साल से नहीं 20-20 साल से बैन है, 30 साल से 40 साल से बंद है। वो दवाएं भारत में धड़ल्ले से बिक रही हैं, हजारों लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार चल रहा है। कुछ नाम सुनाता हूं आपको। एक दवा है, उसका नाम है बाईप्राइड। ये दुनिया में आयरलैंड, फिलीपींस, ओमान, अमेरिका, अर्जेंटीना, कोलंबिया, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, ब्रूनेई, जापान, संयुक्त अरब अमीरात, अबू धाबी जैसे 85 देशों में बैन है ये दवा, लेकिन भारत में धड़ल्ले से बिक रही है। इसी तरह से सीफेक नाम की एक दवा है, सिपिड नाम की एक दवा है, सीसा है, फिर सीसा प्राइड है, फिर सीसा नॉर्म है, फिर सीसा प्रो है, फिर सीसा वॉल है, फिर एस्प्राइड है, फिर एस्प्राइड एमपीएस है, फिर केनोप्राइड है, फिर मोटेन है, फिर मोटिलैक्स है, फिर मोटिकेयर है। ऐसी पूरी लंबी सूची है, 1-2 नहीं हजारों दवाओं की जो भारत में धड़ल्ले से बिक रही। और हमारे देश की संसदीय समितियों ने समय समय पर सरकार के सामने ये रिकमेंडेशन किया है कि इनको बंद कर दीजिए, तत्काल बंद कर दीजिए। सरकार कहती है हाँ अभी करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, साल भर होते हैं, 2 साल होते हैं और फिर भी धड़ल्ले से ये बिकती ही चली जाती हैं और भारत के लोगों को मौत के मुंह में धकेलती जाती हैं। क्योंकि दुनिया भर के विशेषज्ञों का इन दवाओं के बारे में कहना है कि ये दवाएं किसी भी व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को हृदयघात का शिकार बना सकती हैं। किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में, खून में जो भी कुछ मात्राएं हैं, जैसे प्लेटलेट्स के काउंट हैं, उनको अचानक से ऊंचा और नीचा करा सकती हैं, जिससे अंत में व्यक्ति मौत के ही मुंह में चला जाए। और कई तरह के शरीर में विकलांगता की स्थिति पैदा कर सकती हैं। 20 किस्म की विकलांगता इन दवाओं से जुड़ी हुई है। सबसे ज्यादा हृदयघात इन दवाओं से जुड़े हुए हैं। फालतू में हृदयघात लाने में ये दवाएं सबसे आगे हैं दुनिया में, लेकिन भारत में बिक रही हैं धड़ल्ले से। दुख है, दुर्भाग्य है हमारे देश के उन सभी मरीजों का जो इन दवाओं को खा रहे हैं और मौत के मुंह में समा जा रहे हैं। सरकार को जब भी ये सवाल पूछा जाता है संसद में कि गैर जरूरी दवाएं खाकर, बेकार की खतरनाक दवाएं खाकर हर साल कितने लोग मरते हैं, सरकार कभी भी उनका ठीक ठीक आंकड़ा नहीं दे पाती है। वो बात करते हैं हजारों में मरते हैं,
लाखों में मरते हैं। जब सरकार को ठीक ठीक पूछा जाता है कि कितने लाख मरते हैं, तो सरकार के मंत्री का जवाब होता है कि आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। 1991 से 2009 तक सतत संसद की लोकसभा में यह प्रश्न पूछा जा रहा है। हर साल कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो सरकार को एक ही सवाल रिपीट करते हैं। करीब करीब हर सत्र में वो सवाल आ जाता है, वो यही होता है कि भारत सरकार बताए गैर जरूरी दवाओं से पिछले साल कितने लोगों की मौत हुई, भारत सरकार बताए खतरनाक दवाओं से पिछले साल कितने लोगों की मौत हुई। सरकार कहती है आंकड़े उपलब्ध नहीं। और आंकड़े क्यों उपलब्ध नहीं है? क्योंकि वो आंकड़े सरकार अगर जारी करे पूरे देश के सामने तो तमाचा सरकार के ही गाल पर पड़ता है। इसलिए ये कहकर छुट्टी पाली जाती है कि आंकड़े उपलब्ध नहीं है। हजारों में कभी बोल देते हैं, लाखों में कभी बोल देते हैं। लाख तो कुछ भी हो सकता है, 1 लाख से लेकर 100 लाख तक लाखों में आता है, फिर उसके ऊपर 1 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक करोड़ों में आता है, फिर उसके ऊपर 1 अरब से लेकर अरबों में आता है। तो आंकड़े हजारों लाखों में सरकार के द्वारा बोले जाएं तो वो शोभा नहीं देता, लेकिन सरकार जानबूझ के ये सारी जानकारी छुपा के रखती है। और हमारे देश में जानकारी को निकालना सरकार के पास से बड़ा मुश्किल काम है। कई बार सरकार क्या कह देती है कि कुछ जानकारी बहुत संवेदनशील है और उसको वो क्लासिफाइड बोलकर ऐसा कह देते हैं कि ये किसी को नहीं दी जा सकती। एक कानून इस देश में चलता रहा बहुत लंबे समय तक, जो अभी थोड़े समय पहले ही खत्म हुआ, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। उसमें कोई जानकारी डाल दी सरकार ने तो आप पूरी ताकत लगा दीजिए, वो जानकारी निकलेगी ही नहीं बाहर। अभी थोड़े दिन से जब से ये राइट टू इंफॉर्मेशन की बात आई है तो ऑफिशियल सीक्रेट का मामला थोड़ा ढीला पड़ा है, लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन में भी कुछ जानकारी को संवेदनशील बोल के वो छुपा जाते हैं और बताते नहीं है। लेकिन भारत की सभी समितियों जो संसद के द्वारा बनी, मैंने उनकी रिपोर्ट देखी तो वो ये कहते हैं कि भारत में अपनी मौत जो मरने वाले लोग हैं उनसे ज्यादा जहरीली दवाएं खाकर, गैर जरूरी दवाएं खाकर मरने वालों की संख्या है इस देश में। तो ये फालतू की दवाओं का जो व्यापार चल रहा है, बहुत लंबी सूची है। कभी हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो योग संदेश पत्रिका है इसमें हर एक अंक में इसको छापा जाए, या अगर बन पड़ा तो भारत स्वाभिमान का कोई प्रकाशन ही इसके लिए निकाला जाए। फालतू की गैर जरूरी खतरनाक दवाएं जो दुनिया के 85 देशों में बंद हैं वो यहां बिक रही हैं और उनका व्यापार बड़े धड़ल्ले से चल रहा है। कुछ और है, इस दवाओं के नाम है एक्रोमाइसिन। एक दवा 40 साल से यूरोप और अमेरिका में बंद है, यहां भारत में लंबे समय तक बिकती रही है। फिर कभी बंद हुई सरकार के दबाव में तो दूसरे नाम से शुरू हो गई, फिर दूसरे नाम पर बैन कराया, तीसरे नाम से शुरू हो गई, तीसरे नाम पर बैन कराया, चौथे नाम से शुरू हो गई। यहां तो इतनी बड़ी धांधली है हमारे देश के दवा क्षेत्र में कि एक दवा को सरकार ने जबरदस्ती ऑर्डर देके बंद भी कर दिया तो वही दवा को नाम बदल के बाजार में फिर उन्होंने उतार दिया, थोड़ा मॉलिक्यूल में चेंज किया और उतार दिया फिर उसी को बाजार। क्योंकि कंपनियों को यह लगता है कि अच्छा धंधा और अच्छा मुनाफा उनको जरूरी दवाओं के व्यापार में न होके गैर जरूरी दवाओं के व्यापार में है, तो उसको वो क्यों छोड़ें। इसी तरह से एक्टिमॉल है, एडोल है, फिर हमारे पास अल्फा स्पिन है, अल्फा ट्रिप है, एल्जुरिल है। एक और दवा का नाम मैं आपसे बात करना चाहता हूं, याद आ गया, निमोसुलाइड। निमोसुलाइड के बारे में सारी दुनिया के विशेषज्ञ एक बात पर सहमत हो चुके हैं कि ये बहुत खराब और खतरनाक दवा है। ये जितने लोगों की जान बचाती है उससे ज्यादा तकलीफ में डाल देती है। इसलिए स्वीडन ने इसको बैन किया सबसे पहले, स्पेन ने इसको बैन किया, डेनमार्क ने बैन किया, नॉर्वे ने बैन किया, फिर उसके बाद पुर्तगाल ने बैन किया, फिर दुनिया भर के ऐसे 85 देशों में ये निमोसुलाइड बैन हो गई। लेकिन भारत में धड़ल्ले से बिक रही है और हमारे बहुत सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर इसको अपनी प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पर बहुत ज्यादा पैमाने पर लिख रहे हैं। एनाल्जिन नाम की एक दवा आप जानते हैं, दुनिया भर के विशेषज्ञों ने सबसे ज्यादा ऑब्सोलीट जिसको करार दे दिया कि इससे ज्यादा फालतू की और बेकार की दवा नहीं हो सकती है, वो एनाल्जिन की हमारे देश में साल की बिक्री लगभग 35 से 40 करोड़ रुपए की है। अमेरिका में जिस दवा को कोई पूछता नहीं, यूरोप में जिस दवा को कोई पूछता नहीं, लैटिन अमेरिका में जिस दवा को कोई पूछता नहीं, एशिया के देशों में जिस एनाल्जिन को कोई पूछने वाला नहीं है। आपको शायद मालूम होगा कि टेक्स्ट बुक में से भी ये दवा बाहर हो चुकी है सालों साल पहले।
लेकिन भारत में इसका इतना बड़ा बाजार है एनाल्जिन का, लगभग 35 करोड़, पिछले साल का मैंने मार्केट पता किया, 37 करोड़ रुपए की बिकी है ये दवा। और ये ऑफिशियल है, आपको हर बार मैं ये कह रहा हूं कि आंकड़े जो है वो सरकार जो रिलीज कर देती है, जो अनऑफिशियल है, गैर कानूनी तरीके से ये बना के बाजार में बेची गई होगी, उसके बारे में हम अंदाजा नहीं लगा सकते। निमोसलाइड का मार्केट जहां सब बंद हो रहा है दुनिया में, यहां धड़ल्ले से चल रही है। एनाल्जिन का मार्केट जहां दुनिया में बंद है, वो भारत में धड़ल्ले से चल रही है। आपको बड़ी हंसी आएगी सुनकर कि अमेरिका की कई कंपनियां, उनमें से एक कंपनी विशेष रूप से एक दवा यहां बेच रही है, उसका नाम है विक्स। भारत में एक छोटा सा सर्वे किया था हम लोगों ने, और वो सर्वे ये किया था कि किसी भी केमिस्ट के काउंटर पर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाएं कौन सी हैं। इसका एक छोटा सा सर्वेक्षण किया था, हम लोगों ने एक टीम बना के काम किया था। पता चला कि बिना डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी केमिस्ट की दुकान से सबसे ज्यादा जो एक ब्रांड नेम बिक रहा है वो यही है, विक्स। गले की खिचखिच, विक्स की गोली, सर्दी खांसी जुकाम, विक्स ले लो, इसमें तो विक्स ले लो, उसमें तो विक्स ले लो, ऐसा धड़ाधड़ विज्ञापन ये करते हैं। और सारे देश के लोगों का दिमाग ऐसे बनाया हुआ है कि सर्दी खांसी जुकाम सीधे विक्स में जाओ, और गले की खिचखिच हो जाए तो विक्स खाओ, तो इसके लिए विक्स लगाओ, तो उसके लिए विक्स लगाओ। अकेला एक ब्रांड नेम सबसे ज्यादा बिक रहा है। फिर मैंने और हमारी टीम ने ये जानने की कोशिश की कि अच्छा पता लगाओ, ये जो विक्स का ब्रांड नेम है जिसको एक अमेरिकन कंपनी भारत में बेच रही है, उस कंपनी का नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। ये कंपनी अपने देश में बेच रही है क्या इसको, और यूरोप के देशों में बेच रही है क्या? क्योंकि प्रॉक्टर एंड गैम्बल का मार्केट तो दुनिया भर के देशों में है, 56 देशों में व्यापार करती है। पता चला कि अमेरिका में नहीं बिकता, ये यूरोप में नहीं है, फ्रांस में नहीं, जर्मनी में नहीं, स्वीडन में नहीं, स्विट्जरलैंड में नहीं, डेनमार्क में नहीं, नॉर्वे में नहीं, आयरलैंड में नहीं, स्कॉटलैंड में नहीं, इंग्लैंड में नहीं, किसी भी देश में जो नहीं है उनका ब्रांड, वो भारत में सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला उनका ब्रांड है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल के एक अधिकारी को मैंने पूछा था कि आपके जितने भी ब्रांड हैं भारत में सबसे ज्यादा मुनाफा कौन देता है, तो उन्होंने कहा बाकी तो घाटा देते हैं, मुनाफा तो खाली विक्स देता है। बाकी तो घाटा देते हैं, मुनाफा तो विक्स देता है, तो बाकी का घाटा विक्स के मुनाफे से वो पूरा कर लेते हैं, और इतने धड़ल्ले से सारे देश में ये बिक रहा है। इसी तरह की बहुत सारी दवाएं हैं बाजार में जिनको हमारे देश में टेलीविजन के विज्ञापनों के माध्यम से, रेडियो के विज्ञापनों के माध्यम से, अखबारों के विज्ञापनों के माध्यम से ये कंपनियां बेच लेती। आप जानेंगे कि दुनिया भर के देशों में ये कानून है कि दवाओं का विज्ञापन आप नहीं कर सकते, न टेलीविजन पे, न अखबारों में, न पत्रिकाओं में। लेकिन भारत में धड़ल्ले से टेलीविजन पे भी विज्ञापन है, पत्रिकाओं में भी है, अखबारों में भी है, रेडियो पर भी है, और कानून है, उसके बावजूद ये है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि कानून है, उसके बावजूद ये है। कई देशों में कानून थोड़े सख्ती से लागू होते हैं। सिंगापुर जैसा छोटा सा देश है, हमारे पड़ोस में है, कानून वहां भी है, कानून भारत में भी है। लेकिन सिंगापुर में मजाल क्या को कोई कंपनी टेलीविजन पे अपना विज्ञापन कर दे किसी दवा का और वो वहां मार्केट में रह पाए, सवाल ही नहीं उठता। छोटा सा देश है, इतनी सख्ती से इस कानून को लागू करता है। लेकिन हमारा इतना बड़ा देश, इतना बड़ा लोकतंत्र, इतनी बड़ी सरकार, इतनी बड़ी फौज हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की, इसको लागू ही नहीं करा पाती। तो ऐसी बहुत सारी दवाएं हजारों की संख्या में फालतू में बाजार में बेची जा रही हैं। तो आप बोलेंगे हम क्या कर सकते हैं? आपकी बहुत बड़ी भूमिका मैं इस काम में देखता हूं, और वो भूमिका ये है कि आप एक संवेदनशील चिकित्सक होने के नाते, एक बुद्धिमान चिकित्सक होने के नाते अपने जीवन में एक संकल्प छोटा सा कर लीजिए कि मैं मेरे प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पर किसी भी मरीज को फालतू की एक दवा भी नहीं लिखूंगा, और ऐसी कोई दवा नहीं लिखूंगा जो भारत के मरीज के लिए जरूरी नहीं है लेकिन कंपनी के मुनाफे के लिए बाजार में। अगर आप इतना सा एक छोटा काम कर देंगे तो इस भारत देश के लोगों का हजारों करोड़ रुपए बच जाएगा। लोगों का तो बच ही जाएगा, वो भारत देश के लोगों की जिंदगी भी बचाएगा, उनका जीवन बचाएगा। तो आप अगर अपने मन में एक संकल्प ले लेते हैं, ये बहुत पवित्र संकल्प होगा जो आपके सम्मान को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा।
आपके सम्मान को मरीजों के दिल में बहुत गहरा स्थान देगा। आप उनके दिल में हमेशा के लिए बैठ जाएंगे अगर एक छोटा सा काम आप कर लें। मैं आपको एक उदाहरण देके इस बात को कहूंगा। स्वीडन नाम का एक छोटा सा देश है। स्वीडन नाम के देश में 1980 के दशक में थोड़े से कानून में ढीलापन आ गया और विदेशी कंपनियों ने मार्केट को भर दिया। वहां स्वीडन के बाजार में अंधाधुंध गैर जरूरी दवाएं, फालतू की दवाएं बाजार में आ गई। जिन दवाओं से लोगों की मौत हो रही थी, ऐसी दवाएं धड़ल्ले से बिकने लगी। एक दवा है, उसका नाम है क्विलोक्विनोल। ये जो है सबसे ज्यादा 1980 के दशक में स्वीडन और आसपास के देशों में बेची जा रही थी और एक बहुत बड़ी विदेशी कंपनी इस दवा के धंधे में लगी हुई थी। स्वीडन में एक बहुत संवेदनशील चिकित्सक ने झंडा उठाया, बहुत संवेदनशील चिकित्सक। उन्होंने एक झंडा उठाया, उनका नाम था डॉक्टर ओले। उन्होंने कहा कि हमारे देश के बाजार में, स्वीडन तो बहुत छोटा सा देश है, कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, आबादी बहुत कम है, भारत के एक जिले से भी छोटा है, लेकिन वहां के एक संवेदनशील चिकित्सक जिनका नाम था डॉक्टर ओले, उन्होंने ये झंडा उठाया कि मेरे देश के लोगों को ये फालतू की दवाएं खानी पड़े, लीवर खराब हो उनका, किडनी खराब हो जाए, मौत के मुंह में चले जाएं, लाखों करोड़ों रुपया स्वीडन से विदेशों में हस्तांतरित हो जाए, ये तो नहीं चलने दूंगा। तो उस एक चिकित्सक ने स्वीडन के चिकित्सकों को समझाना शुरू किया। धीरे धीरे एक संगठन बना। उस संगठन में 3000 डॉक्टर शामिल हो गए और 3000 डॉक्टरों ने मिलकर डॉक्टर ओले के साथ एक संकल्प ले लिया। उन्होंने संकल्प लिया 3000 डॉक्टरों ने कि हम में से कोई भी दवा कंपनी की कोई भी दवा इसलिए नहीं लिखेगा कि वो मार्केट में है। हम दवा लिखेंगे तब जब मरीज की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। वो अगर जरूरत नहीं है तो मरीज को कहेंगे कि आप बिना दवा के ही ठीक हो सकते हैं और आप अपने जीवन में इतना इतना सा कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ जरूरी दवाओं का ही प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे, फालतू गैर जरूरी दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और उन्होंने क्विलोक्विनोल से शुरुआत की। आप जानते हैं क्विलोक्विनोल के जैसी नजदीकी एक दवा है मैक्सोफॉर्म और एक है एंट्रोबायोफॉर्म। तो मैक्साफॉर्म, एंट्रोबायोफॉर्म, क्विलोक्विनोल, उन्होंने एक लिस्ट बनाई और 3000 डॉक्टरों के सभी क्लिनिक में वो लिस्ट चिपका दी गई और सभी डॉक्टरों को कहा गया कि प्रिस्क्रिप्शन लिखते समय इस लिस्ट को ध्यान में रखें। परिणाम ये हुआ, 1980 में ये आंदोलन शुरू हुआ, 1984 तक आते आते स्वीडन के बाजार से सारी गैर जरूरी दवाएं बिकना बंद हो। एक चिकित्सक ने हिम्मत दिखाई, उसने अपने सहयोगी चिकित्सकों को तैयार किया, उनकी सेंसिटिविटी को थोड़ा और बढ़ाया, ज्यादा सेंसिटाइज किया। इंटेलिजेंसी तो सभी चिकित्सकों में होती है, सेंसिटिविटी बढ़ने की बात है। संवेदनशीलता उनकी बढ़ती गई और एक दिन आकर उन्होंने संकल्प ले लिया। फिर उनका दूसरा संकल्प ये था कि हम 3000 डॉक्टरों का ये जो संगठन है, इस संगठन में आगे भी दूसरों को शामिल करते रहेंगे अगर वो हमारे इस विचार पर चलेंगे। धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। फिर ये आंदोलन स्वीडन से निकल के डेनमार्क में चला गया, डेनमार्क से निकल के फिर नॉर्वे में चला गया, नॉर्वे से निकल के फिर जर्मनी, फ्रांस में चला गया और एक बहुत बड़ी संस्था बन गई। अब वो संस्था वहां काम करती है, उनका नाम है डॉक्टर्स विदाउट फ्रंटियर्स। और वो मिलके पूरे के पूरे यूरोप के ये नॉर्डिक कंट्रीज जो कहे जाते हैं, इनमें एक ही अभियान चला रहे हैं और उसमें पूरे सफल हैं कि एक भी फालतू की गैर जरूरी दवा और खतरनाक दवा उनके बाजार में बिक नहीं सकती, क्योंकि उसका वो प्रिस्क्रिप्शन करते नहीं है। सारी दवा कंपनियां उन डॉक्टरों को लालच देके परेशान हो चुकी हैं, बहला फुसला के परेशान हो चुकी हैं, लेकिन वो डॉक्टर झुकते नहीं हैं। उनकी इज्जत, उनका सम्मान वहां के मरीजों में दिन प्रतिदिन बढ़ा है। और एक अच्छी बात बताऊं कि ये सारे डॉक्टरों की जो प्रैक्टिस है, उसके बारे में जब उनसे पूछा गया अनेक बार कि आपकी प्रैक्टिस का क्या हुआ, आपने जब ये फालतू गैर जरूरी दवाएं लिखना कम किया तो कंपनियों ने आपको पैसे देना, कमीशन देना बंद किया, वो तो आपकी कमाई कम हो गई। तो सभी डॉक्टर कहते हैं पहले से ज्यादा बढ़ गई। क्यों? तो वो कहते हैं कि पहले जो मरीज हमारे ऊपर शक करते थे, आशंका करते थे, अब वो भी भरोसा करने लगे हैं, इसलिए हमारे पास अब ज्यादा पहले से मरीज आने लगे। ये डॉक्टर्स लोगों के समूह में डॉक्टर ओले का अभी तो स्वर्गवास हो गया है। उनके स्वर्गवास के पहले उनका एक लंबा इंटरव्यू आया था। उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था
कि जब से आपने ये अभियान शुरू किया फालतू गैर जरूरी दवाओं के बहिष्कार का, आपकी अपनी निजी आमदनी के बारे में बताइए, वो कहां पहुंची है। तो उन्होंने कहा मेरी निजी आमदनी 3.5 गुनी बढ़ गई है, क्योंकि पहले मेरे पास जितने मरीज आते थे अब उससे कई गुने ज्यादा मरीज आ रहे हैं, और मुझे अब दूसरे देशों में बुलाया जाने लगा है, क्योंकि मैं इस अभियान के एक नेता के रूप में स्थापित हुआ हूं। तो आसपास के 20, 22, 25 देशों में मेरी विजिट होती है, और वो लोग मुझे बिल्कुल भगवान के बराबर का दर्जा देते हैं कि ऐसे ईमानदार डॉक्टर की दुनिया को जरूरत है। मेरा आपसे एक निवेदन है कि स्वीडन में डॉक्टर ओले हो सकते हैं, तो भारत में भी ऐसे सैकड़ों, हजारों, लाखों डॉक्टर ओले हो सकते हैं, क्योंकि हम भी वैसे ही हैं जैसे वो हैं। हमारी संवेदनशीलता भी उतनी ही है जितनी उनकी है, हमारी बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंसी भी उतनी है जितनी उनकी है। बस हमको एक दिशा लेकर काम में लग जाने की जरूरत है, बाकी तो सब पीछे पीछे चल पड़ेगा। तो आज आप सब चिकित्सक बंधुओं से, बहनों से मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में एक छोटी सी शुरुआत करिए, और वो शुरुआत यहीं से करिए कि फालतू की, गैर जरूरी, बेकार की दवाएं हम मरीज को लिखेंगे नहीं, और कोई मरीज आग्रह करेगा तो उसको समझाएंगे, डिस्करेज करेंगे। तो ये कंपनियों का इतना बड़ा जो नेटवर्क खड़ा हुआ है, हजारों करोड़ रुपए का जो मुनाफे का उनका चक्र चल रहा है, जिसमें हजारों प्रतिशत के मुनाफे वो लूट रहे हैं, ये एक झटके में टूट सकता है। हमारी सरकार तो इस चक्र को तोड़ नहीं पाएगी जब तक कि कोई ऐसी सरकार ना आ जाए जो बहुत ईमानदार हो और भ्रष्टाचार को जड़ मूल से मिटाने के लिए कटिबद्ध हो। ऐसी कोई सरकार आ जाए तो वो एक झटके में कर सकती है, लेकिन जब तक वो सरकार नहीं आती तब तक हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। हम अपने जीवन से एक छोटी सी शुरुआत कर सकते। मुझे आपसे ये एक बात कहनी है कि फालतू की गैर जरूरी दवाएं आप प्रिस्क्राइब करना बंद कर दीजिए। आप अपने कॉन्शियस से, अपने अंतरात्मा से ये पूछ लीजिए कि जिन दवाओं को मैं मेरी पत्नी को नहीं लिख सकता, मेरी बेटी को नहीं लिख सकता, मेरे भाई को नहीं दे सकता, मेरी माँ को और पिता को जो दवाएं मैं नहीं खिला सकता, वो दवाएं किसी दूसरे मरीज के लिए मैं क्यों लिख। एक ही पैमाना बनाएं अगर आप अपने जीवन में कि मैं जिन दवाओं को मेरे माता पिता को नहीं लिख सकता, भाई बहन को नहीं लिख सकता, पत्नी बेटी और को नहीं लिख सकता, मेरे बच्चों को जो दवाएं मैं नहीं दे सकता, वो दवाएं मैं किसी भी मरीज के लिए क्यों लिखूं। खुद बीमार हो जाओ तो खुद नहीं ले, और आप भी नहीं ले सकते, ये भी सही बात। तो आप जो दूसरों को वैसा ही मानने लगे जैसे आप हैं, आपके परिवारी जैसे ही सब हैं, अगर हम अपने आप में ही पूरे समाज की छवि देखना शुरू करें और पूरे समाज की छवि अपने परिवार में देखना शुरू करें कि ये मरीज भी मेरे भाई बहन सरीखे हैं, मेरे माता पिता सरीखे हैं, मेरे बेटे बेटियां सरीखे हैं, तो आपके हाथ रुक जाएंगे, आप वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख पाएंगे, और उसी दिन से आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। और वो नया अध्याय आपको हो सकता है भारत का डॉक्टर ओले बना दे, भारत में कोई दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसा क्रांतिवीर पैदा कर दे। मैं आपसे कहां से शुरू करें इसको, तो एक सरल संकेत करना चाहता हूं। हमारे भारत के देश में जो फालतू गैर जरूरी दवाएं बिक रही हैं, उनमें बहुत बड़ी मात्रा है हेल्थ टॉनिकों की। उनके कुछ ब्रांड नेम हैं, जैसे बूस्ट है, हॉर्लिक्स है, प्रोटीनेक्स है, बॉर्नविटा है, मॉल्टोवा है। फूड सप्लीमेंट्स के रूप में आप उनके अलग अलग ब्रांड नेम जानते हैं। यहीं से शुरुआत करिए, क्योंकि इनमें से किसी की भी गरज और जरूरत हमारे देश के नागरिकों को नहीं है। आप पूछेंगे क्यों जी? बूस्ट में जो कुछ है, प्रोटीनेक्स में जो कुछ है, बॉर्नविटा में जो कुछ है, मॉल्टोवा में जो कुछ है, वो पता है 300 रुपए किलो का है, 250 रुपए किलो का है, 280 रुपए किलो का है, 350 रुपए किलो का है, 400 रुपए किलो का है। अब 400 रुपए किलो का, 350 रुपए किलो का किसी को हेल्थ टॉनिक या फूड सप्लीमेंट आप खिलवा रहे हैं या लिख रहे हैं, उससे अच्छा यह है कि उसको कह दीजिए 40 रुपए किलो की मूंगफली खा लो। मूंगफली के साथ थोड़ा कुछ मकई खा लो, कुछ जौ ले लो, कुछ चना खा लो। चना तो 20 रुपए किलो में उपलब्ध है, मूंगफली 40 रुपए किलो में उपलब्ध है। जौ का सत्तू हिंदुस्तान में 15-17 रुपए किलो में उपलब्ध है। गुड़ ले लो थोड़ा सा, तो गुड़ मूंगफली खा लो, गुड़ चना खा लो, गुड़ जौ का सत्तू खा लो, चना गुड़ मूंगफली तीनों मिला के खा लो। ये आसानी से उपलब्ध है, बड़ी कीमत नहीं है इनकी, बहुत सस्ती कीमत में ये सब चीजें। और अगर किसी की हैसियत है
कि वो 400 रुपए किलो का हेल्थ टॉनिक खा सकता है, तो उसको कह दो 400 रुपए किलो का बादाम ही खा लो। खतरा क्यों खा सकता? 200 रुपए किलो का काजू खा लो, काजू नहीं है तो बादाम, मुनक्का, किशमिश, मखाने, जो भी आपको समझ में आता है आसानी से उपलब्ध है वो खिला दो। और फालतू में बहुत सारे टॉनिक इस देश में है, जैसे एक डेक्सोरेंज नाम का टॉनिक बिक रहा है इस देश में, धड़ल्ले से बिक रहा है, खून की कमी के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है इस देश में। तो डेक्सोरेंज जो खा रहे हैं या आप उनको कभी कह रहे हैं या दूसरे डॉक्टरों से वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के उसका ला रहे हैं, तो उनको कहिए भैया खून की ही कमी खत्म करनी है तो अनार का रस पी लो, जो डेक्सोरेंज से बहुत सस्ता पड़ता है इस देश में। आंवला का रस ले लो, एलोवेरा का रस ले लो, गिलोय का काढ़ा बना के पी लो, गिलोय का सत ले लो, ये सब खून की कमी को खत्म करने वाले हैं। गाजर ले लो, अमरूद में जितना आयरन है आप जानते हैं उतना सेब में भी नहीं। केला है, अमरूद है। भारत में तो ऐसी व्यवस्था है कि जो फल जितना सस्ता उतना ही ज्यादा भरपूर विटामिन से और उतना ही ज्यादा वो पोषक तत्वों से भरपूर। हाँ, केला सस्ता है, अमरूद सस्ता है, आंवला सस्ता है, ये सब है। तो आप मरीज को बस थोड़ी सी दिशा बदल दो उसकी, क्योंकि उसके दिमाग में भूत सवार है कि बूस्ट से ही उसके बेटे को ताकत आने वाली है। वो रोज विज्ञापन देखता है टीवी पर, सचिन तेंदुलकर की शक्ति बूस्ट, राहुल द्रविड़ की शक्ति बूस्ट, तो किसी और वीरेंद्र सहवाग की शक्ति बूस्ट, धोनी की शक्ति बूस्ट। तो वो रोज देख रहा है टीवी पे, क्योंकि क्रिकेट मैच चल रहा है तो ये विज्ञापन सबसे ज्यादा आ रहा है। तो उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि बेटे को तेंदुलकर ही बनाना है, तो बूस्ट खा के ही संभव है। और उन्होंने बचपन में कभी नहीं खाया। और मजे की बात यह है कि ना तेंदुलकर ने कभी बूस्ट खाया, ना सहवाग ने कभी बूस्ट खाया, ना धोनी ने खाया, न किसी दूसरे क्रिकेट खिलाड़ी ने। ये सब जो पैदा हुए वो किसान परिवार में हुए और गरीब थे, और ये साधारण चीजें खा के ही ताकतवर बने, और इनके क्रिकेट के शॉट इतने ताकतवर है। साधारण परिवारों में पैदा हुए। हाँ, इनमें से एक भी ऐसा क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है जो चांदी की चम्मच लेके किसी करोड़पति के घर में पैदा हुआ हो, जो बूस्ट खाने की हैसियत रखता हो। ये तो सब साधारण परिवारों के, लोअर मिडिल क्लास और उससे भी नीचे वाले तबके में पैदा हुए सब क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इनका जीवन परिचय आप उठा के देखेंगे और पता चलेगा कि ये तो केला खा के, अमरूद खा के, चना खा के, सत्तू खा के, जौ खा के ताकतवर बने। हमारे बाहर के देशों के खिलाड़ियों के बारे में से एक के बारे में जानकारी मुझे है बहुत पक्की और गहरी। बोरिस बेकर नाम का एक टेनिस प्लेयर, वो बहुत सारे यूरोप के और अमेरिकन कंपनियों के विज्ञापन करता रहा हेल्थ टॉनिक के। एक बार बोरिस बेकर को पूछा गया कि आपकी जो सर्विस करते हो टेनिस में, आप जानते हैं बॉल को रैकेट से मारना है तो बहुत तेज स्पीड से जाती है, तो उसकी स्पीड कितनी है? तो उसने कहा 135 किलोमीटर घंटे की स्पीड है। माने भारत में राजधानी जिस गति से जाती है उस गति से बोरिस बेकर बॉल मारता है टेनिस के रैकेट से। तो पूछा गया कि ये ताकत कहां से आई है? तो उसने कहा केले में से आई है। बोरिस बेकर ने ऐसा जवाब दिया कि केले में से आई है। तो जो पूछने वाला पत्रकार था उसने कहा क्या बोला? उसने कहा केले में से आई है, मैं बचपन से केला खाता हूं। और बोरिस बेकर ने बताया कि जब भी टेनिस का मैच मैं खेलने के लिए जाता हूं तो ढेर सारे केले भर के मेरे बैग में रख के लेके जाता हूं। मैच जब चलता है टेनिस का तो आप जानते हैं कोर्ट चेंज होता है हमेशा, एक बार इस कोर्ट से खेलेंगे दूसरी बार। तो वो कहता है कि कोर्ट चेंज करने का समय उतने में मैं 2 केले खा लेता हूं, फिर खेलता हूं, फिर 2 केले खा लेता हूं, फिर खेलता हूं, फिर 2 केले खा लेता हूं। उन्होंने कहा ये ताकत तो केले में से आई है। तो फिर उसको कहा गया कि फिर वो विज्ञापन जो करते हो आप हेल्थ टॉनिक्स का, उसने कहा वो तो पैसे के लिए करता हूं, खाने के लिए थोड़ी करता हूं। खाता तो केला तो बोरिस बेकर जैसा मजबूत टेनिस खिलाड़ी जिसकी स्पीड के बारे में सारी दुनिया के विशेषज्ञ कहते हैं कि उसके आगे की स्पीड अभी तक कोई दे नहीं पाया बॉल में, वो कहता है कि मैं केला खा के ताकत लाया हूं। तो आपके पास आने वाले मरीज को ये कहानियां सुनाइए, बोरिस बेकर की कहानी सुनाइए, ये सब क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में बताइए कि ये अपनी जिंदगी में साधारण चीजें खाकर असाधारण बने हैं, क्योंकि पोषकता उन्हीं चीजों में है जो सस्ती है, बहुत महंगी चीजों में पोषकता नहीं है। हमारे देश के साधारण जो नागरिक हैं उनके दिमाग में एक वायरस घुस गया है। इस वायरस को आप सभी चिकित्सक निकाल सकते हैं अच्छे तरीके से। वो वायरस है कि जितनी महंगी दवा उतनी अच्छी,
जितना महंगा ताकत का टॉनिक उतना अच्छा, जितना ज्यादा फीस ले डॉक्टर उतना अच्छा। ये गलत एक वायरस घुस गया हमारे देश के नागरिकों के मन कि ज्यादा फीस ले रहा है तो अच्छा डॉक्टर है, खूब दवाएं लिख रहा है, एक छोटी बीमारी के लिए 15-16 दवाएं लिख रहा है तो बहुत अच्छा डॉक्टर है, फिर ऊपर से इंजेक्शन ठोक दे तो और अच्छा डॉक्टर है। ये वायरस आप निकाल दीजिए, ये वायरस निकालने में आप बहुत बड़ी मदद कर सकते हो। हमारे देश का साधारण गांव का गरीब आदमी, किसान, मजदूर जब डॉक्टर के पास जाता है, मैंने देखा डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दो, अब डॉक्टर साहब मना कर रहे हैं कि इंजेक्शन की नहीं लगा दो, आप जरूरत नहीं है फिर भी लगा दो, चाहे पानी का ही लगा दो आप, तो उसको मन में संतोष हो जाए। लेकिन वायरस ऐसा घुस गया। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मरीजों को आप सिर्फ चिकित्सा दे रहे हैं इतना ही नहीं है, मरीजों को थोड़ी शिक्षा भी दे दीजिए, उनको एजुकेट भी कर दीजिए तो बहुत बड़ा काम हो जाए। मुझे भारत में कई बार ऐसा लगता है कि भारत के मरीजों को चिकित्सा सेवाओं की जितनी जरूरत है उससे कई गुना ज्यादा हमारे देश के मरीजों को, साधारण नागरिकों को शिक्षा की जरूरत है, हेल्थ एजुकेशन की जरूरत है। हेल्थ फैसिलिटीज तो काफी कुछ हो गई हैं अब इस देश में, बहुत सारे चिकित्सालय हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारी दवा की दुकानें हैं, लेकिन हेल्थ एजुकेशन के नाम पर इस देश में बड़ा शून्य है। और उसका एक प्रमाण मैं देना चाहता हूं। हमारे देश की सरकार ने पिछले साल एक आंकड़ा दिया जो बहुत दिल दहलाने वाला है। पिछले साल भारत देश में 50 लाख बच्चों की मौत हुई डायरिया से। भारत सरकार का कहना है डायरिया से 50 लाख बच्चे मर गए, और सरकार का कहना है कि एवरेज माने औसतन हर साल डायरिया से 50 लाख बच्चे मरते हैं। किसी साल 46 लाख होते हैं, किसी साल 54 लाख हो जाते हैं, किसी साल 52 लाख, किसी साल 48 लाख। पिछले कई वर्षों से ये एवरेज निकल रहा है कि 50 लाख बच्चे डायरिया से मरते। सभी चिकित्सक इस बात को बहुत गहराई से समझते हैं कि डायरिया बहुत जल्दी और आसानी से ठीक होने लायक बीमारी है, बस इसमें एजुकेशन की जरूरत है। शायद इसमें दवा की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन एजुकेशन की जरूरत है। और वो एजुकेशन साधारण सा, किसी भी गरीब आदमी को आप कह दो कि भैया डायरिया हो गया तुम्हारे बच्चे को, नींबू की शिकंजी बना लो, उसमें थोड़ा नमक डाल के बच्चे को 2-2 चम्मच पिलाते रहो 5-5, 7-7, 10-10 मिनट से, तो डायरिया तो ठीक होगा ही, बच्चा मरेगा भी नहीं। इतनी आसान बात है। परम पूजनीय स्वामी जी एक नुस्खा बताते हैं जिसको आप जरूर उपयोग करिए कि कच्चे दूध में नींबू निचोड़कर तुरंत पिला दीजिए फटने से पहले। एक खुराक में ही इतना गहरा असर आता है कि दवाओं की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। तो जिस देश में कच्चे दूध में नींबू निचोड़कर डायरिया ठीक होने की पूरी व्यवस्था हो और घर में नींबू की शिकंजी बनाकर नमक मिलाकर पिलाने की सबके पास सुविधा हो, उस देश में 50 लाख बच्चे हर साल मर जाएं डायरिया से, ये एक ही बात का प्रमाण है कि हमको हेल्थ फैसिलिटी नहीं, हेल्थ एजुकेशन की बहुत जरूरत है इस देश को। भारत सरकार ने पिछले साल इसी तरह का एक आंकड़ा और दिया, वो और भी दुख देता है कि हमारे भारत देश में 40,000 बच्चे हर साल अंधे हो जाते हैं विटामिन ए की कमी से। अब 40,000 बच्चे अगर हर साल अंधे हो रहे हों विटामिन ए की कमी से, तो इसमें शायद दवा की इतनी जरूरत नहीं जितनी एजुकेशन की जरूरत है। जिस भारत में गाजर पैदा होती हो, जिस भारत में भरपूर दूध पैदा होता हो, जिस भारत में दही हो, जिस भारत में पनीर हो, जिस भारत में मूंगफली हो, वहां के बच्चों को विटामिन ए की कमी हो जाए और वहां के बच्चे अंधे हो जाएं विटामिन ए की कमी से, और वो भी 1-2 नहीं 40,000। और इन आंकड़ों में ध्यान यही दीजिएगा कि सरकार के पास जो रिपोर्टेड केस हैं वो ये 40,000 बच्चों के अंधे होने के हैं प्रतिवर्ष के, या 50 लाख बच्चों के डायरिया के मरने के केसेस हैं, ये रिपोर्टेड केसेस हैं। अनरिपोर्टेड जिनकी दर्ज ही नहीं है कहीं कोई सूचना, वो और भी बड़े हो सकते हैं। तो ये 2 आंकड़े पढ़कर तो मेरा दिल दहल गया कि जब भरपूर गाजर पैदा हो रही है और विटामिन ए की हर चीज इस देश में मिलती है, बहुत सारे देश हैं दुनिया में जहां गाजर नहीं हो सकती, बहुत सारे देश हैं जहां मूंगफली नहीं हो सकती, बहुत सारे देश हैं जहां दूध नहीं है क्योंकि जानवर नहीं है, बहुत सारे देश हैं जहां मक्खन नहीं है, दही नहीं है, पनीर नहीं है क्योंकि उनके यहाँ जानवरों की संख्या नहीं है। वहां पर विटामिन ए की कमी से हजारों बच्चे अंधे हो जाएं तो एक बार को समझ में आता है। भारत जैसे देश में जहां प्रचुर भंडार है, सस्ती कीमत पर विटामिन ए उपलब्ध है,
वहां अगर हजारों बच्चे 40,000 अंधे हो जाएं तो ये बहुत दुख होता है, धक्का लगता है दिल को। आप इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इस तरह की जो समस्याएं हमारे देश में हैं, इनमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। विटामिन सी की कमी हो जाए हमारे भारत देश में, तो आप जानते हैं कि इस देश में विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है आंवला, आसानी से उपलब्ध है, 10, 12, 15 रुपए किलो में आसानी से उपलब्ध है। जब सीजन आता है तब आप इसको इकट्ठा करके रख सकते हैं और इसको सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पतंजलि योगपीठ की तरफ से तो आंवले के कई उत्पादन हैं, लेकिन लोग चाहें तो इसको अपने घर में ही तैयार करके हमेशा के लिए रख सकते हैं। इतना बड़ा स्रोत है विटामिन सी का। अब हमारे पास प्रकृति ने दिया, भगवान ने दिया, विटामिन ए के स्रोत हैं। विटामिन B12 की तो भारत में कभी कमी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ के लोग जितने तरह की सब्जियां खाते हैं, जितने तरह के फल, मौसमी फल खाते हैं, सवाल ही नहीं उठता कि हमको विटामिन B12 कभी कमी हो जाए। ऐसे हमारे देश में प्रकृति के द्वारा जो बहुत सारे समृद्ध पदार्थ हैं, सस्ते हैं, कीमत में आसानी से उपलब्ध हैं, हर जगह होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आंवला भारत में हर जगह आसानी से मिल जाता है, गाजर भारत में हर जगह आसानी से मिल जाती है, टमाटर हर जगह आसानी से मिल जाता है। तो क्यों नहीं हम इनका हमारे मरीजों में, हमारे देश के साधारण नागरिकों में प्रचलन बढ़ाएं। और इस प्रचलन को हमारे देश में जितना ज्यादा आप बढ़ा देंगे, हमारे मरीजों की फालतू दवाओं पर निर्भरता उतनी कम हो जाएगी। कैल्शियम की कमी के आपके पास जितने सारे मरीज आते हैं और आप उनको कैल्शियम के बहुत सारे स्रोत बताते हैं, और आप भारत में बहुत सारी सस्ती सस्ती चीजों से कैल्शियम को उपलब्ध करा सकते हैं। सबसे आसानी से कैल्शियम हमारे यहाँ उपलब्ध है चूने के पत्थर के रूप में। और चूने का पत्थर एक 50 पैसे का बाजार से खरीदो, पानी में डाल के उसको रखो तो इतना चूना बन जाता है कि साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल हम बहुत आसानी से अपने कैल्शियम की पूरे परिवार की जरूरत कम कर सकते हैं। आप भारत के लोगों को एक छोटी सी बात कहिए, विनम्रता से मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ लोगों से कहिए कि कैल्शियम की कमी पूरी करनी है तो सेंडोज की गोलियां ले आते हैं। कैल्शियम सेंडोज की सैकड़ों रुपए की गोलियां आती हैं। बेचारा गरीब आदमी तो सोच के ही परेशान हो जाता है, फिर उसका खर्चा बहुत बढ़ जाता है। माताओं को अक्सर गर्भावस्था के समय में कैल्शियम की गोलियां आप सब बताते हैं, तो उनको इतना ही कह दीजिए कि चूना खाओ, और लोगों से कहिए चूना लगाओ मत किसी को, चूना खाओ। चूना लगाने के लिए नहीं है, खाने के लिए है। ये चूना लगाने की जो आदत आ गई है हम में, अंग्रेजों से सीख सीख कर हमने चूना लगाना सीख लिया सबको। पहले कोई इस देश में किसी को चूना नहीं लगाता था, अंग्रेजों के आने के बाद हमने चूना लगाना सीख लिया। तो लोगों से कहिए चूना लगाओ मत, चूना खाओ। ये चूना खाने के लिए है। हाँ, बस इतना ही विनम्रता से कहिएगा कि तंबाकू के साथ मत खाओ। उसको खाना है तो दही में डाल के खाओ, उसको खाना है तो दाल में डाल के खाओ, उसको पीना है तो पानी में डाल के पियो। मामूली सी मात्रा जीरे के दाने के बराबर, गेहूं के दाने के बराबर दही में, नहीं तो दाल में, नहीं तो सब्जी में, नहीं तो पानी में आसानी से खाया जा सकता है। और बहुत बड़ा कैल्शियम का स्रोत है। भगवान ने इतना बड़ा कैल्शियम का स्रोत इस देश को दिया है, शायद ही किसी देश में होगा। वो चूने का पत्थर ही है जिससे हम सीमेंट बना रहे हैं, वो चूने का पत्थर ही है जो 20 तरह के उद्योग में जा रहा है। वो ही चूना हमारे मरीजों के कैल्शियम की पूर्ति में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो ये साधारण सी बातें आम आदमी के दिल दिमाग में बहुत जल्दी बैठ जाती हैं, लेकिन आप कहेंगे तो ज्यादा अच्छे से। कोई दूसरा कहेगा ना तो कुतर्क करेगा, तुम क्या डॉक्टर हो, तुमको क्या मालूम है। लेकिन जब कोई डॉक्टर उसको कह रहा है तो बहुत गहराई से, एक तो परंपरा से आई हुई है बात, चूना उसके दादाजी खाते थे, दादाजी के दादाजी खाते थे, वो भी खाते थे, देखा है उसने। फिर आपने और जोड़ दिया उसमें कि ये कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है, तो बात तो पक्की बैठ जाएगी उसके मन में। फिर वो अपनी जीवन शैली को इस तरह से बना लेगा कि सैंडोज की गोलियां खा खाकर करोड़ों रुपए एक विदेशी कंपनी को देना, क्योंकि आप जानते हैं सैंडोज जो है विदेशी कंपनी है, उसके करोड़ों रुपए का धंधा सिर्फ ये गोलियों का ही है। और ये धंधा हम भारतवासियों के अनजाने में, गैर जानकारी में हो रहा है। अगर ये जानकारी बढ़ जाए भारतवासियों की तो बहुत बड़ा काम आप सब मिलकर कर पाएंगे। तो मेरा एक ही विनम्र आपसे कहने का प्रयास है, वो ये कि आप थोड़ा एजुकेशन, किसी भी पेशेंट को थोड़ी एजुकेशन दीजिए, थोड़ी शिक्षा दीजिए, सामान्य ज्ञान उसको बताते जाइए ताकि वो गंभीर बीमारियों से बचता रहे, अपने परिवार को भी बचाता रहे। बहुत दुख होता है कि भारत में
60 से 70% बीमारियां खराब पानी के कारण है, गंदे पानी के कारण है। अब मरीजों को और हमारे देश के सभी साधारण नागरिकों को यह बताया जा सकता है कि भाई पानी को ठीक करके पियो, उबाल करके पियो, छान करके पियो, इसकी गंदगी से आप इतनी बीमारियों से परेशान हो। डायरिया तो आप जानते हैं कि खराब पानी से ही होता है। हैजा तो आप जानते हैं खराब पानी का ही दुष्परिणाम है। आप तो जानते हैं लीवर की कई सारी बीमारियां बहुत सारे गंदे पानी के कारण, खराब पानी के कारण है। तो ये